और जो एक्सपेक्ट कर रहा था मेरिट एग्जैक्ट वही गई। अब देखिएगा कि जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया गया। सपोज किसी 4 मेंबर होते हैं, उनमें से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है यूजुअली वो केवीएस का पीजीटी बायो नहीं उठाते हैं, वो उठाते हैं किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक शुक्ला, मेरे चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड पे आपका स्वागत है। तो जैसा आप सब जानते हैं कि कल इवनिंग में केवीएस, पीजीटी और टीजीटी की सारी पोस्ट का रिजल्ट आ गया। इसमें पीजीटी बायो पे मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि मैं खुद पीजीटी बायो हूं, तो मैं पीजीटी बायो से रिलेटेड बात करना ज्यादा पसंद करता हूं। तो सिंपल सी चीज है, मैंने इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी। अब बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखा भी मेरा, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने बताई थी ये मैंने यहाँ पे लिखी है। वो वीडियो मैंने लैपटॉप स्क्रीन पे रिकॉर्ड करके बनाई थी, अब मैं इधर बना रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है सामने से इंटरेक्शन ज्यादा इंप्रेसिव होता है, ज्यादा आपको अच्छा भी लगता है। उसके बाद ये एक्चुअल कट ऑफ है जो कल रिजल्ट में रिलीज हुई है। फिलहाल इसको देख लेते हैं एक बार। अनरिजर्व की मैंने 125 to 130 के बीच में बताई थी, ये कट ऑफ 128 गई है। ओबीसी की कट ऑफ मैंने 121 बताई थी, ये कट ऑफ 119 गई है। ईडब्ल्यूएस मैंने 118 कहा था, ईडब्ल्यूएस की 117 गई है, एकदम क्लोज इनफ। यहां भी उतना ही क्लोज हुई है तो बिल्कुल ठीक है। एससी की कट ऑफ मैंने 110 कही थी, एससी की कट ऑफ गई है 112 और एसटी की मैंने 100 बताई थी, ये गई है 105। क्लियर है ना। तो ये कट ऑफ मुझे लगता है जो मैंने बताया दैट वाज जस्ट आइडियल कट ऑफ। इससे और एग्जैक्ट कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि मैं रिजल्ट प्रक्रिया के बारे में थोड़ी ना उतना जान रहा हूं क्लियरली, बट हाँ मेरा एक आइडिया है क्योंकि मैं केवीएस के प्रोसेस के थ्रू गुजरा हुआ हूं, एनवीएस के थ्रू भी गुजरा हुआ हूं। तो केवीएस एनवीएस की रिक्रूटमेंट प्रोसेस लगभग सेम टाइप की है, ठीक है ना। और जो एक्सपेक्ट कर रहा था मेरिट एग्जैक्ट वही गई। अब इससे प्रूव क्या होता है, पहली बात मैं चीजें बताना चाहता हूं। इससे प्रूव होता है कि कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया का मुझे आइडिया है, क्लियर है ना, कि किस तरीके से मेरिट डिसाइड होती है, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो किस टाइप की कंडीशन होती है। तो इससे यह है कि मैं इंटरव्यू के लिए जो बातें आपको बताऊंगा, यानी कि आप ये समझ सकते हैं, मुझ पर थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं कि मैं जो बताऊंगा वो बातें वैल्यूएबल होंगी आपके लिए। क्लियर है ना। तो चलिए हम कुछ वैल्यूएबल बातों को भी आगे करेंगे। फिलहाल पहले ये समझ लेते हैं इंटरव्यू का वेन्यू क्या है। इंटरव्यू का वेन्यू रहेगा आपका केवी नंबर 1 साल्ट लेक कोलकाता, यानी कि कोलकाता में इंटरव्यू चला गया आपका, ठीक है ना। जैसे मैं अगर अपने इंटरव्यू की बात करूं तो मेरा नंबर केवी नंबर 2 भोपाल में हुआ था, केवी नंबर 2 में ही हुआ था, केवी नंबर 2 भोपाल में हुआ था। क्लियर है ना। ये चला गया था कोलकाता में, ठीक है। इंटरव्यू 15/5 से लेकर के 17/5, यानी कि आपके पास बहुत थोड़ा टाइम बचा हुआ है। लिटरली अगर बोले तो टाइम बचा ही नहीं है। इतने दिन में आप खुद को सही से संभाल भी नहीं पाएंगे अगर आपने पहले से खुद को संभाल के नहीं रखा हुआ है। क्लियर है ना। 512 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं। एक बात बहुत क्लियरली बता दूं, अगर आपका नंबर सपोज 112th रैंक पे है, सीरियल नंबर आपका 112 है, तो आप परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी रैंक नहीं है उस लिस्ट में। जब आप लिस्ट को डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे तो जब आप जाएंगे ना तो आपको दिखेगा कि जो रोल नंबर है ना, रोल नंबर के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया गया। सपोज किसी जनरल कैंडिडेट की यूआर वाले की कट ऑफ क्या है, 128 ही है उसके मार्क्स, यानी कि वो बिल्कुल कट ऑफ के बॉर्डर पे लास्ट पे खड़ा हुआ है। और उसका रोल नंबर जो बायोलॉजी के लिए जो फ्लो दिया गया है रोल नंबर का, उसमें वो स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो हो सकता है उसका नाम सबसे ऊपर हो, तो आपका नाम सबसे ऊपर है या सबसे अंत में है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है ना। आपको अपने मार्क्स वैसे ही पता होंगे, और आगे जब इंटरव्यू की जब फाइनल रिजल्ट वगैरह आता है ना, तो उसमें इंटरव्यू में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, आपको रिटर्न में कितने मार्क्स मिले थे, ये सारा लिस्ट में आने वाला है। तो पहली चीज तो ये हो गई। क्लियर है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं कि इंटरव्यू में फोकस किन किन चीजों पे करना होता है। क्लियर है ना। तो चलिए उन चीजों को हम किसी अगले वीडियो में बहुत डिटेल में लेंगे। फिलहाल यहां पर क्या कहा गया है कि कुछ कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इंटरव्यू कोलकाता में होगा। डेफिनेटली आप हिंदी बेल्ट में नहीं है, जहां पर हिंदी बहुत प्रमुखता से बोली जाती है, ऐसी जगहों पर आप नहीं पहुंचने वाले। कोलकाता है, कोलकाता में या तो बंगाली चलेगी जनरल। जैसे मैं अपने यहाँ के बारे में बात करता हूँ, टीचर है, प्रिंसिपल है हमारे यहाँ पे सर, तो जब भी मेरी उनसे बात होती है, वो खुद पीजीटी बायो से प्रिंसिपल बने हैं, तो जब भी मेरी उनसे बात होती है तो या तो वो हिंदी जब वो बोलते हैं ना तो उनकी हिंदी थोड़ी टूटी फूटी होती है, बहुत अच्छी नहीं होती है। दूसरी चीज, या फिर वो इंग्लिश में बोलना प्रेफर करते हैं, ठीक है ना।
हिंदी में बोलेंगे तो बड़ी टूटी फूटी बोलते हैं, बंगाली में समझ नहीं सकता वो बोलेंगे कैसे। तो सिंपल सी बात यह है कि मेरी जो कैलकुलेशन कहती है इंटरव्यू के लिए जब आप जा रहे हो ना, तो इंग्लिश पे पकड़ बनाने की अच्छी कोशिश करके जाइएगा, अपने टॉपिक को इंग्लिश में डिलीवर भी करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि सिंपल सी चीज समझ लीजिए, जैसा मेरा आइडिया कहता है, इंटरव्यू पैनल में 4 मेंबर्स होते हैं। मैंने जो देखे अभी तक, एनवीएस में भी 4 मेंबर, केवीएस में भी मैंने 4 मेंबर ही देखे, ठीक है ना। तो जो 4 मेंबर होते हैं उनमें से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होता है, यूजुअली वो केवीएस का पीजीटी बायो नहीं उठाते हैं, वो उठाते हैं किसी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर। क्लियर है ना। और यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर वहां का ही होगा, क्योंकि यहां के प्रोफेसर वहां अपॉइंट नहीं होते। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जो प्रोफेसर बनेगा वो ऐसा नहीं होगा कि यूपी का व्यक्ति वेस्ट बंगाल में अप्लाई किया हुआ और कोलकाता में एज अ प्रोफेसर काम कर रहा है, नॉट पॉसिबल। क्लियर है ना। या किसी अदर स्टेट का है और महाराष्ट्र का है और वो वहां काम कर रहा है, इसकी पॉसिबिलिटी लगभग 0.1% के आसपास भी नहीं है, क्योंकि जो प्रोफेसर होंगे वो यूजुअली लोकल प्लेस के ही मिलने वाले होंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। तो आप ये मान के चलिए कि इंग्लिश में खुद को यूज टू करने की कोशिश करिए, अपनी प्रैक्टिस इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा करिए। फिर आप सिचुएशन बेस पे वहां पर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्लियर है ना। तो पहली तो एक बात, एक शाम को मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बेस पर मैंने आपको बता दिया। अभी हम अगले वीडियो में मैं एक चीज और सोच रहा हूं कि मेरा टेलीग्राम का एक चैनल है, जिसको मैं सोच रहा हूं कि जिसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग उसमें ऐड हो सकते हैं उस टेलीग्राम के चैनल में। और इवनिंग में मैं ये चाहता हूं कि मैं जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको डेमो इंटरव्यू की प्रैक्टिस करा सकूं, ताकि आप वहां पर आए, अपना टॉपिक बताएं, फिर उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस आपसे पूछूं, आप उनके आंसर दें। एक जो इंटरव्यू में कंडीशन क्रिएट होती है उसको क्रिएट करने की मैं कोशिश वहां पर करूंगा, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करूंगा। इसके अलावा मैं कुछ नेक्स्ट वीडियोस लेके आऊंगा जिनमें आपको इंटरव्यू के लिए किन किन चीजों को बहुत अच्छे से फोकस करना है। क्लियर है ना। तो फिलहाल जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको कांग्रेचुलेशंस। जिनका नहीं हुआ है, दुनिया यहां खत्म नहीं होती है बिल्कुल। डीएसएसबी की वैकेंसीज आने वाली है, DSSB की। इसके बाद वैकेंसीज तो आती रहती है। यूपी के जो लोग हैं, यूपी पीजीटी का के फॉर्म अप्लाई है और डेफिनेटली उसका एग्जाम मेरे हिसाब से इस ईयर के लास्ट तक हो ही जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज लाइफ में, इमेंस अपॉर्चुनिटीज आपको मिलने वाली हैं, बट उसके लिए आपको तैयार करना पड़ेगा खुद को। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ये आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आप डिजर्व नहीं करते थे, या फिर आप कहीं पर लैग कर गए किसी भी वजह से, ठीक है ना। तो फिलहाल आप सभी को शुभकामनाएं, जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिनका नहीं हुआ है वो आगे की तैयारी करते रहे। और मैं इवनिंग में प्रयास करूंगा एक वीडियो लाने का जिसमें मैं डिटेल्ड पूरी बात बताने की कोशिश करूंगा। पुराने वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, मैंने केवीएस पीजीटी इंटरव्यू का वीडियो पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने डिटेल में बातों को किया हुआ है, बट टाइम के साथ चीजें थोड़ी बदलती हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो बदली हुई चीजें हैं उनको आपके सामने शाम को रखूं, ताकि आप खुद को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकें कि इंटरव्यू में आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए। शाम को मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू में कितने मार्क्स ठीक रहेंगे आपके लिए, क्योंकि मैं कैलकुलेट करूंगा, पहले कैलकुलेट करके बताऊंगा। मैं ऐसे ब्लाइंडली कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं कैलकुलेट करूंगा कि कितने मार्क्स कौन लाएगा तो वो किस कंडीशन में पहुंच पाएगा, ठीक है। क्योंकि फाइनल मेरिट बनेगी इस बार, वो बहुत अफेक्ट करने वाली है। फाइनल मेरिट आपको पता है लास्ट टाइम की कंडीशन अलग थी, 85 और 15 का रेशियो था। 85 रिटन से उठाया गया था, 15% उठाया गया था इंटरव्यू से। दिस टाइम द कंडीशन इज टोटली डिफरेंट। क्लियर। 70% वेटेज ऑफ द रिटन मार्क्स विल बी टेकन, और जो आपका इंटरव्यू है वो 30% करेगा। तो आप समझ लीजिए ये जो बंदा 128 पे बैठा हुआ है ना, इसने बहुत अच्छा कर लिया, ये सपोज 58 मार्क्स ले आया इंटरव्यू में। क्योंकि एक चीज आप लोगों के माइंड में एक चीज और रहती है, आप लोग कई बार ये सोचते हो कि सर क्या ऐसा होता है, इंटरव्यू पैनल वाले जो बैठे होते हैं उनके पास हमारी लिस्ट भी होती है, हमारे रिटन में कितने मार्क्स हैं। आपके रिटन में कितने मार्क्स हैं इस चीज से उनको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया। जो इंटरव्यू में गया, जो आप इंटरव्यू में वहां पर जाएंगे, आप फर्स्ट पर्सन गए हुए हैं, अब जो भी गया है उनके पास आपके कोई रिटन मार्क्स नहीं है। सपोज 128 कट ऑफ गई है और टॉपर के सपोज मैंने मान लिया 156 मार्क्स है रिटन में, 180 आउट ऑफ 156 है, 160 है, इससे ऊपर तो 156 से ऊपर नहीं होंगे, मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना। इतने मार्क्स हैं अगर किसी व्यक्ति के,
उनको ये बात नहीं पता है। उनका ट्रीटमेंट उस 156 वाले के साथ, 128 वाले के साथ, 145 वाले के साथ सेम ट्रीटमेंट है। उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें वहां पर आपकी टीचिंग स्किल्स को चेक करना है, आपकी जनरल अवेयरनेस को थोड़ा सा जज करना है, आपकी जो पेडागोजी है, आपकी जो आप किस तरीके से डील करते हैं क्लासरूम की किन कंडीशंस में, इनको जज करना है। और इन सब पर भी भारी पड़ेगी, मैं हर बार बोलता हूं, आपकी टीचिंग स्किल, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज। क्लियर है ना? तो मेरा इंस्ट्रक्शन अभी आपके लिए ये है कि प्रयास ये करें 11th 12th के सिलेबस की पूरी बुक्स को एक बार रीड करके जाइएगा। समझ गया ना? पूरी की पूरी बुक्स जितनी भी 11th और 12th के, ऐसा नहीं है कि आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम तैयार किया तो आप केवल रेस्पिरेशन पढ़ के जाएंगे। नहीं, गलती मत करिएगा, आप फंस सकते हैं। क्लियर है ना? इंटरव्यू नॉन डायरेक्शनल होता है, इंटरव्यू डायरेक्शनल नहीं होता है। श्रीमान जी और श्रीमती जी, या जो भी आप सुन रहे हैं, सुश्री जी, जो भी सुन रहे हैं आप लोग, इंटरव्यू नॉन डायरेक्शनल होता है। वो सिलेबस से कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, बट प्रायोरिटी ये रहती है उनकी कि वो आपसे वो पूछें जिसको आपने प्रिपेयर किया हुआ है। क्लियर है ना? तो फिलहाल इंटरव्यू की बहुत डेडिकेशन से तैयारी करिए। इवनिंग में मैं एक ऐसा सेशन लाने की कोशिश करूंगा, आपको वो रियल बातें बताने की कोशिश करूंगा जिन पर आपको बहुत डिटेल में फोकस करना है। एक चीज मैं और करूंगा कि आप प्रयास करें, मुझे क्वेश्चन कमेंट में मुझसे क्वेश्चंस पूछें। क्लियर है ना? जिनसे मुझे पता लगेगा कि आप जानना क्या चाहते हैं। फिर उन क्वेश्चंस के एग्जैक्ट आंसर फाइंड करके मैं उन आंसर्स को भी आपके साथ डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगा। फिलहाल धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।